गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक है कि डिफाइन साइकेट्रिक नर्सिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। तो हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि साइकेट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है। तो साइकेट्रिक नर्सिंग क्या होता है, जैसे कि एक पीडियाट्रिक नर्सिंग है जिसमें चाइल्ड की केयर की जाती है, जीरियाट्रिक नर्सिंग है जिसमें एक ओल्ड पर्सन की केयर की जाती है, वैसे ही एक साइकेट्रिक नर्सिंग होती है। ये भी एक मेडिकल की एक ब्रांच होती है अलग से, जिसमें क्या होता है कि जो मेंटली इल पर्सन होते हैं उनका डायग्नोसिस किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, केयर प्रोवाइड की जाती है तथा उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाता है। तो अब हम देखते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है। तो साइकेट्रिक नर्सिंग इज ए स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस that involve the care of individuals with a mental health disorder to help them recover and improve their quality of life। इसमें क्या होता है कि एक स्पेशल फील्ड होती है नर्सिंग प्रैक्टिस की, जिसमें क्या होता है केयर इन्वॉल्व होती है और इंडिविजुअल्स के जो मेंटल डिसऑर्डर वाले पर्सन होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको रिकवर किया जाता है तथा उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उसको इम्प्रूव किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। तो प्रिंसिपल क्या होते हैं? प्रिंसिपल ये एक टाइप के लॉ होते हैं जो हमको बताते हैं कि किसी पेशेंट के साथ हमको किस प्रकार का बिहेवियर करना चाहिए, उनके क्या राइट्स होते हैं, जो मेंटली इल पर्सन होते हैं उनके क्या राइट्स होते हैं, और इनके कुछ प्रिंसिपल है, इनके अकॉर्डिंग ही उनको हमको क्या करना है, केयर प्रोवाइड करनी होती है। तो ये प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? एक्सेप्ट द पेशेंट as he is and behave in non judgmental and non punitive approach। तो सबसे पहले देखो इसमें प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? एक्सेप्ट द पेशेंट एज ही इज़ द बिहेव इज़ नॉन जजमेंटल एंड नॉन मैनिपुलेट। तो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जो पेशेंट है उसके लिए हमको, देखो जो मेंटली इल पर्सन है वो नॉर्मल पर्सन तो है नहीं, मेंटली इल पर्सन है, तो उसको उसके साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अगर मेंटली इल पर्सन है उसके साथ हमको उसको पेशेंट समझ के उसको पेशेंट के रूप में हमको एक्सेप्ट करना है ना। पहला तो क्या है कि मरीज को अपने को वैसे ही स्वीकार करना है जैसा वो है ना। नॉन जजमेंटल और पॉजिटिव बिहेवियर उसके साथ अपन नहीं रख सकते। वो पेशेंट है तो उसको पेशेंट के रूप में हमको एक्सेप्ट करना है तथा हमारा जो बिहेवियर वो नॉन जजमेंटल तथा नॉन पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पेशेंट अगर वायलेंट हो रहा तो हम उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए? नॉन पॉजिटिव होना चाहिए और नॉन जजमेंटल होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन हम देखेंगे कि मरीज को हमको वैसे ही स्वीकार करना है जैसा वो है, और हमको उसके साथ नॉन जजमेंटल तथा नॉन मैनिपुलेटिव होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जो एक नर्स है उसको हमेशा क्लाइंट के साथ कैसा नॉन जजमेंटल और नॉन पॉजिटिव अप्रोच का यूज़ करना चाहिए। उसे कभी भी क्लाइंट को अच्छे या बुरे दो कैटेगरी उसमें डिवाइड नहीं करना चाहिए कि ये क्लाइंट ये अच्छा है या ये क्लाइंट बुरा है। उसको ऐसे क्लासीफाई नहीं करना है अपने को अलग अलग कैटेगरी में। वो जैसा है उसको एक क्लाइंट के रूप में हमको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। और उसकी जो साइको डिसीज़ की जो साइकोडायनेमिक में उसकी जो डिसीज़ से रिलेटेड जो साइकोडायनेमिक उसका हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसको उसके बिहेवियर को हमको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है। यदि वह जजमेंटल, अगर हम एक नर्स है वो क्या करती है, जजमेंटल बिहेवियर यूज़ करती है, तो क्लाइंट क्या करेगा उसके सामने, वो उसकी जो क्लाइंट की क्या करेगा, अपनी जो फीलिंग्स होगी वो उसको क्या करेगा, उसको एक्सप्रेस करेगा उसके सामने। और अगर वो नॉन जजमेंटल अगर नहीं रहेगी तो क्लाइंट क्या करेगा, उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा ना। तो अगर वो नॉन जजमेंटल है तो क्लाइंट को क्या होगा, नर्स के ऊपर क्या होगा, ट्रस्ट होगा। तो अगर वो नॉन जजमेंटल अप्रोच का यूज़ करती है तो क्लाइंट क्या करेगा, अपनी फीलिंग्स को उसके सामने क्या करेगा, शेयर करेगा। तथा वो अगर जजमेंटल रहेगी तो वो क्या करेगा, ट्रस्ट नहीं बना पाएगा, है ना। ट्रस्ट बनाने में उसको क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। और अगर वो नॉन जजमेंटल रहेगी तो क्लाइंट उस पर क्या करेगा, ट्रस्ट करेगा। जैसे अगर अपन बोले कि अगर एक अपन मानते हैं कि एक क्लाइंट है ना, और वो वायलेंट हो जाता है, तो उसे यह कहने के बजाय कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, अपन उसको क्या बोलेंगे, यह कहेंगे हम उसको कि क्या हुआ, आप नाराज़ क्यों हो, इसके ऊपर हम उससे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बजाय उसको हम कि आप वायलेंट क्यों हो गए, या उससे अपन उसको मतलब उससे आर्ग्यूमेंट करेंगे।
तो ये पहला अपना पॉइंट क्या था, एक्सेप्ट द क्लाइंट एज ही इज़ एंड बिहेवियर इज़ नॉन जजमेंटल एंड नॉन मैनिपुलेटिव अप्रोच होना चाहिए, फर्स्ट वाला। दूसरा अपना क्या है, फोकस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ पेशेंट। तो अब अपने को देखना है कि जो पेशेंट की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कि उसकी कैपेसिटी क्या है ना, मतलब उसकी लिमिटेशन क्या है, उसकी ताकत क्या है, इसके बारे में हम अगर एक नर्स ये जानती है, अगर उस पर फोकस करती है तो उसको ट्रीटमेंट करने में हमको और इजी हो जाएगा। तो जैसे हर अलग अलग जो पर्सन होते हैं उनकी सबकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन क्या होती है, अलग अलग होती है। तो एक नर्स को क्या करना है, हमेशा एक क्लाइंट की स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए, और उसको अपन क्या करेंगे, उसको सोर्स ऑफ मोटिवेशन के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उसके अंदर क्या फीलिंग्स है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन मान लेते कि क्लाइंट है, वो क्या बोल रहा, आई हैव लॉस्ट माई लेग, मतलब उसने क्या करा कि मैंने अपना पैर खो दिया है। आई कैन नॉट बिकम ए फुटबॉल प्लेयर, मतलब वो फुटबॉल प्लेयर नहीं बन सकता है ना कभी भी। तो अब नर्स को उसको क्या करना चाहिए, उसकी जो स्ट्रेंथ है उस पर उसको जोर देना चाहिए, ताकि वो वर्थलेस न समझे अपने आप को। तो अब एक नर्स उसको क्या कहेगी कि मैंने आई हैव रीड यूर पोएम, मैंने आपकी पोएम को क्या है पढ़ा है, और आप अच्छा लिखते हैं और आप एक अच्छे कवि बन सकते हैं। मतलब उसका आंसर क्या होगा, ये होगा, ताकि मतलब उसकी जो लिमिटेशन, जो उसको स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करना है, उसकी जो लिमिटेशन है ना उस पर अपने को जोर नहीं देना है। उसको ये दिखाना है कि आप एक अच्छे पर्सन हो, आप ये कर सकते हो। इसकी स्ट्रेंथ को जान के अपने को उसको क्या करना है, उस पर फोकस करना है। अपना दूसरा प्रिंसिपल ये बोलता है कि हमको पेशेंट का क्या करना है, कि उसकी स्ट्रेंथ पे हमको फोकस करना है और उसकी लिमिटेशन के बारे में भी हमको जानना है, उसके अकॉर्डिंग उससे बिहेवियर करना है। थर्ड अपना क्या है, एक्टिव लिसनिंग। अब अपन क्या देखेंगे, एक्टिव लिसनिंग। तो मेंटली जो इल पर्सन होते हैं वो अगर उनकी बात अगर किसी नर्स के सामने रख रहे हैं ना, तो हमको उसको एक्टिव लिसनिंग की तरह सुनना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट हमसे बात कर रहा है, हमारा ध्यान इधर उधर, तो वो समझेगा कि हम उसको क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो हमको क्या करना है, एक्टिव लिसनिंग की तरह एक बिहेवियर करना है। तो मेंटली इल पर्सन की हेल्प करने के लिए हमको क्या करना है, एक्टिव लिसनिंग एक इम्पोर्टेंट टूल की तरह कार्य करता है। ऐसा करते समय हम नर्सों को क्या करना है, नॉन वर्बल जो संकेत होते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर एक क्लाइंट बोल रहा है कि आई फील वेरी सैड एंड डू नॉट फील लाइक ईटिंग, मतलब कि मैं बहुत दुखी हूँ, मतलब मुझे उसको अच्छा नहीं लग रहा, और वो उसको मतलब कि वो बोल रहा है कि मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है। तो नर्स क्या बोलेगी, हाँ ठीक है बोलो, मैं सुन रही हूँ। ऐसा नहीं कि वो मतलब वो अगर उसने ऐसा बोल दिया है कि तो हम चुप हो जाए कि वो हाँ रहने दे, दुखी है तो रहने दो, इस टाइप से उसका बिहेवियर नहीं करना है। ओके, मतलब कैरी ऑन, आई एम लिसनिंग, उसके बारे में हमको उसके साथ एम्पैथी दिखाना है, और उसकी बात एक्टिव लिसनिंग की तरह हमको क्या करना है, सुनना है। फोर्थ नंबर का है क्या है, यूज़ द सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, थेरेप्यूटिक टेक्निक्स। अब अपने को क्या करना है, देखो अगर जो एक नर्स है उसको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जब तक वो अपने खुद को नहीं समझ पाएगी, वो पेशेंट को कभी समझ ही नहीं सकती, और नहीं उसको क्या कर पाएगी, ट्रीटमेंट कर पाएगी। तो सबसे पहले सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो अपने को क्या कहेगा, एक नर्स में क्या होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, जिससे कि उसके जो कंसेप्ट है, बिलीव्स है, वैल्यूज़ है, और उसके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, उनको क्या करना चाहिए, उसमें उसको शामिल करना चाहिए, है ना। तो उसको कैसे, अगर जैसे पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर है उसका, तो वो पेशेंट की केयर अच्छे से करेगी, उस मतलब पेशेंट की केयर करने में उसको हेल्प मिलेगी। और अगर उसका नेगेटिव कंसेप्ट रहा है ना पेशेंट के प्रति, तो वो क्या करेगी, खुद को तथा दूसरे को क्या करेगी, क्रिटिसाइज करेगी। मतलब अगर एक नर्स है उसको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो पॉजिटिव उसका वो होना चाहिए, पॉजिटिव कंसेप्ट को वो यूज़ करना चाहिए, नेगेटिव का नहीं। अगर पॉजिटिव रहेगा तो वो खुद के प्रति भी, पेशेंट के प्रति भी, और अन्य लोगों के प्रति उसका बिहेवियर क्या रहेगा, कि हेल्पफुल रहेगा। अब और इनका जो इंटर्न अगर नर्स है वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अगर वो सेल्फ के प्रति अवेयरनेस होती है, उसके जो कंसेप्ट, खुद के जो कंसेप्ट, बिलीव्स, वैल्यू है, इन सबको समझती है, तो वो क्या करेगा कि उन लोगों के बीच जो पेशेंट के साथ उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगा वो भी क्या होगा, बेस्ट होगा। क्योंकि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी इन चीज़ों से क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो एग्जाम्पल के लिए यदि जैसे एक नर्स है, उसके उस
की लाइफ में क्या है, अगर उसकी सौतेली माँ का उसके साथ पहले बुरा बिहेवियर रहा हो और उसको वो उससे इमोशनल ट्रॉमा में गई हो, है ना, तो क्या होगा अगर उसके सामने एक ऐसी मदर आएगी कि जिसके 2 स्टेप चाइल्ड है, तो वो उसको क्या मतलब उसका बिहेवियर उसके प्रति वो नेगेटिव वाला रहेगा। अगर वो खुद को नहीं समझेगी, खुद अवेयरनेस नहीं रखेगी अपने बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, तो वो क्या करेगी, उसने जो जिस ट्रॉमा से वो गुजरी है वो उसको उसी साइड में लेगी, उस क्लाइंट को भी। पर अगर वो अच्छे से मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होगी उसके अंदर, तो भले उसके साथ इमोशनल ट्रॉमा हुआ है स्टेप मदर के द्वारा, बट वो जो स्टेप चिल्ड्रन वाली मदर अगर कोई एडमिट हो रही है तो उसके प्रति उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, है ना, उसको एक क्लाइंट के रूप में वो करेगी और उसको अच्छे से ट्रीट करेगी। ये हो गया है अपना कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का थेरेप्यूटिक टेक्निक के रूप में उसको यूज़ करना है। फिर 5th नंबर का है मेंटेनिंग थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप विथ अ पेशेंट। अब इसमें क्या है, मेंटेन थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। नर्स को हमेशा क्लाइंट के साथ कैसे रहना चाहिए, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बनाए रखना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, क्लाइंट की जो डिमांड होगी वो क्या होगा, लिमिटेड हो जाएगी और अपना मतलब कि और अपने डिसीजन वो क्या करेगा, खुद लेने लगेगा। और उसका जो कम्युनिकेशन है दूसरों लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है वो सीखेगा। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में भी इसमें मतलब कि में अपन क्या क्या शामिल कर सकते हैं, जैसे क्लाइंट को थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप मतलब कि पेशेंट के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। अगर हम पेशेंट को उसका क्लाइंट या मरीज या ऐसा ना बोलते हुए अगर हम क्लाइंट को क्या करेंगे, उसके नाम से पुकारेंगे, है ना, तो उसको क्या लगेगा, उसको अपने प्रति एक अपनापन लगेगा और उनका जो रिलेशनशिप होगा, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होगा, वो क्या होगा, स्ट्रोंग होगा और वो उस ट्रीटमेंट में वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो क्लाइंट को हमेशा अपन क्या करेंगे, उसके नाम से उसको पुकारेंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे, एम्पैथी शो करेंगे और क्या करेंगे, और रेशनल थिंकिंग का यूज़ करेंगे हम। मतलब कि जो हमारा जो भी हम डिसीजन ले रहे हो उसमें क्या होगा, रेशनल होना चाहिए, ऐसा नहीं मतलब कि उसका कुछ रीज़न होना चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं तो उसका रीज़न होना चाहिए। फिर अब 6th नंबर का क्या है, कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर। तो अब कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर में क्या है कि नर्स को हमेशा अपने क्लाइंट के साथ अपने को क्या करना चाहिए, कंसिस्टेंसी वाला बिहेवियर दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं जिससे क्या, जैसे अगर शिफ्ट चेंज भी हो जाए, अगर नर्सिंग की शिफ्ट चेंज होती है ना, तो भी हमको कंसिस्टेंसी वाला, ताकि एक क्लाइंट को क्या है कि उसको कंटिन्यू वही वाला चीज़ मिलेगी जो पहली शिफ्ट में मिली थी। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि एक क्लाइंट और एक ही जो नर्स है उसको एक ही क्लाइंट सौंपना चाहिए, ताकि उसको पेशेंट को भी पूरा क्लाइंट के बारे में पता हो, तो क्लाइंट को भी पता हो कि ये सिस्टर मेरा केयर कर रही है। या अगर नहीं ऐसा पॉसिबल हो तो वो वही वाला जो बिहेवियर वो शो कर रही हो, नेक्स्ट शिफ्ट वाली सिस्टर को भी वही वाला उसके साथ बिहेवियर शो करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर जैसे अपन मानते हैं कि एक सिस्टर है, तो सपोज द नर्स ऑन नाइट शिफ्ट अलाउ द पेशेंट टू वॉच टीवी टिल 10 PM, द अदर नर्स व्हेन शिफ्ट चेंज शुड ऑल्सो फॉलो द सेम रूल। मतलब कि अगर एक नर्स है उसने एक पेशेंट को अलाउ किया है कि वो 10 PM तक नाइट में टीवी देख सकता है, तो जो नेक्स्ट शिफ्ट वाली जो सिस्टर आगे जो चेंज होगा वो भी उसको अलाउ करना चाहिए कि तुम मतलब 10 PM तक टीवी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले वाली शिफ्ट में सिस्टर ने कहा है कि 10 PM तक देखना और पहले बाद वाली जो शिफ्ट है कि तुम टीवी बंद करो, तुम टीवी क्यों देख रहे हो, अब तुम टीवी नहीं चालू करोगे। इस टाइप का हमको बिहेवियर शो नहीं करना है। तो अपने बिहेवियर में क्या करना है हमको, कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर। ये हमारा 6th प्रिंसिपल था। अब 7th प्रिंसिपल क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉकिंग। तो इसमें क्या है, मेंटली इल पर्सन के साथ टॉकिंग करते समय हमको क्या करना है, हमेशा हमको क्या करना है, मेंटली इल पर्सन के साथ टॉकिंग करते समय साइकेट्रिक नर्स को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ टॉकिंग करनी चाहिए। जैसे कि जो कि क्या हो, थेरेप्यूटिक ओरिएंटेड हो, थेरेपी से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि हम उससे अननेसेसरी बात कर रहे हैं ना पेशेंट से, या जो थेरेपी से अलग हट के बात कर रहे हैं, उसकी फैमिली की बात कर रहे हो, उसकी लाइफ में क्या इंसिडेंट्स थे वो उस पर, मतलब हमको क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बात करने के लिए, और वो किससे ओरिएंटेड होना चाहिए, जो हम पेशेंट को थेरेपी दे रहे हैं उससे ओरिएंटेड होना चाहिए। जैसे अगर हम क्लाइंट को बोलेंगे, जैसे कि एग्जांपल इसका हम देखते हैं कि गुड मॉर्निंग, टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट योर प्रॉब्लम।
गुड मॉर्निंग। आज हम मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से संबंधित आपकी प्रॉब्लम पर क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो वो जो अगर उसकी मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट है वो उसकी क्या है, थेरेपी से रिलेटेड है, तो हम ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, न कि अदर सब्जेक्ट से हट के डिस्कस करेंगे। फिर एट्थ प्रिंसिपल क्या है, प्रोवाइड केयर द पेशेंट एज अ पर्सन एंड मेंटेन बेसिक नर्सिंग प्रिंसिपल। इसमें क्या है कि जो क्लाइंट है वो एक व्यक्ति के रूप में उसको केयर प्रोवाइड करेंगे, और उसमें क्या करना चाहिए, जो बेसिक प्रिंसिपल है वो भी उसके बने रहे। मतलब एक क्लाइंट के रूप में हम उसको क्या करेंगे, केयर प्रोवाइड करेंगे, तथा बेसिक प्रिंसिपल को भी हम उसमें साथ में मेंटेन रखेंगे। ऐसा नहीं बेसिक प्रिंसिपल से हटके करेंगे। जैसे क्लाइंट को एक पर्सन के रूप में मानते हुए नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना चाहिए, तथा न केवल मतलब उसकी जो बीमारी के जो सिम्टम्स हैं, है ना, सिम्टम्स या उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए करने के साथ साथ हमको क्या करना है, उसकी सेफ्टी, उसके कंफर्टेबल, होलिस्टिक एंड इंडिविजुअल केयर प्रोवाइड करने के लिए उसके बेसिक प्रिंसिपल्स का भी क्या करना है, हमको ध्यान रखना चाहिए। और उसकी जो फिज़िकल, सोशल, स्पिरिचुअल और जो मेंटल और स्पिरिचुअल नीड है उसका भी हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए यदि क्लाइंट को अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रोवाइडिंग ब्लैंकेट टू द पेशेंट व्हेन द फील कोल्ड, अगर क्लाइंट क्या कर रहा है, कोल्ड फील कर रहा है, तो हमको उसको क्या करना है, ब्लैंकेट प्रोवाइड करना है। मतलब कि उसको हमको क्या करना है, पर्सन को उसकी केयर भी करना है और उसके बेसिक प्रिंसिपल का भी हमको इसमें ध्यान रखना है। नाइन्थ प्रिंसिपल क्या है, गिव द एक्सप्लेनेशन एट पेशेंट्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि अब जो प्रत्येक जो क्लाइंट है उसमें अपने को क्या करना है, जो क्लाइंट है उसको हमको उसके लेवल पे आके उसको स्पष्टीकरण करना है, एक्सप्लेनेशन देना है। उसका क्या लेवल है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, उसको स्पष्टीकरण देना है। तो क्लाइंट के लेवल का अपन कैसे स्पष्टीकरण, जैसे हर जो क्लाइंट है उनको ये जानने का अधिकार होता है, क्या जानने का अधिकार होता है कि उसके साथ क्या किया जा रहा है और उसके लिए क्यों किया जा रहा है ना। मतलब कि उसे उसके लिए किए गए कामों का जवाब उसको मिलना चाहिए कि उस क्यों किया जा रहा है और क्यों किया, मतलब क्या किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। ये उसकी जो क्वेरी है उसको हमको क्या करना है, फुलफिल करना है। उसकी क्वेरी को क्या करना है, अपने को फुलफिल करना है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है कि सपोर्ट द नर्स हैज़ टू टीच रिलेशन टू द पेशेंट, देन शी शुड इन्फॉर्म हिम एज टेक्निक्स। इसमें क्या है कि जैसे मतलब इससे नर्स को क्लाइंट की जो रिलेशनशिप सिखाना है यदि उसको, है ना, तो उसे किस टेक्निक के बारे में बताना चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल से समझते हैं, देखो नर्स अगर बोलती, हेलो सर, टुडे आई विल टीच योर रिलैक्सेशन टेक्निक्स। मतलब नर्स ने बोला कि हेलो सर, आज हम क्या करेंगे, रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे। तो क्लाइंट क्या आंसर करेगा, मतलब उसकी क्वेरी है ना उसके माइंड में कि व्हाट इज़ दैट, ये क्या है, एंड वे डू यू वांट मी टू टीच दैट। मतलब ये क्या है, और मतलब कि आप हमको यह क्या है और आप मुझे क्यों सिखाना चाहते हो। तो पेशेंट उसको उसकी जो क्वेरी है कि ये क्या है, उसको ये भी एक्सप्लेन करना है कि ये क्या है और हम उसको क्यों सिखाना चाह रहे हैं, उसका भी हमको उसको आंसर देना है। तो दीज आर सिंपल एक्सरसाइज लाइक डीप ब्रीदिंग, योगा, दैट विल हेल्प यू टू ओवरकम योर एनजाइटी। मतलब क्या है ये, तो जो नर्स है उसकी क्वेरी को का आंसर देने के लिए वो क्या उसको आंसर करेगी, दिस इज सिंपल एक्सरसाइज। ये एक सिंपल एक्सरसाइज है, लाइक डीप ब्रीदिंग, जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, योगा है, ये क्या है, एक सिंपल एक्सरसाइज होती है जो उसको क्या करेगी, उसकी एनजाइटी को क्या करेगी, ओवरकम करेगी। ये उसकी जो क्वेरी थी उसको हमको क्या करना है, फुलफिल करना है। अब जो 10th प्रिंसिपल क्या है, अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्सेस। तो जितना संभव हो सके हमको क्या करना है, वर्बल और फिजिकल रेस्ट्रेंट का यूज़ या फिजिकल फोर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अभी जो नई गाइडलाइन है उसमें हम ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो मेंटली इल पर्सन है उसको हम बांध के नहीं रख सकते हैं। ये उसका राइट है कि हम उसको फ्री रखें, बट वो कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि क्या करता है कि पेशेंट वायलेंट हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर हम उसको बांध भी रहे हैं, रिस्ट्रेन भी कर रहे हैं, तो उसका हमको रीज़न बताना है
कि वो किसी को हार्म ना पहुंचाए, इसके लिए उसको रिस्ट्रेन कर रहे हैं। और जब वो क्लाइंट उसकी वायलेंट कंडीशन से बाहर आता है तो हम उसको वापस उसको फ्री छोड़ना है, हम उसको बांध के नहीं रख सकते हैं, ये उसका राइट है। तो ये बेसिक ये जो साइकेट्रिक प्रिंसिपल का एक लॉ क्या बोलता है कि अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्सेस, इसमें जितना संभव हो सके वर्बल एंड फिजिकल रेस्ट्रेंट का यूज़ नहीं करना चाहिए। जब फिजिकल रिस्ट्रेंट एकमात्र ऐसा उपाय हो जहाँ पे मतलब अपने को रिस्ट्रेंट करना बहुत आवश्यक है, तो उस दौरान हमको क्या करना पड़ेगा, उस क्लाइंट को हम रिस्ट्रेंट तो करेंगे, बट जब वो वायलेंट कंडीशन उसकी जो शांत हो जाएगी तो रिस्ट्रेंट को हमको क्या करना है, रिमूव कर देना है। और एब्यूज़ लैंग्वेज है ना, एब्यूज़ लैंग्वेज और फिजिकल हज़ाल्ट कभी नहीं करना चाहिए पेशेंट के साथ में, ताकि अगर पेशेंट वायलेंट हो रहा है और एक जो नर्स है उसके साथ गलत लैंग्वेज में बात कर रही है, एब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ कर रही है, फिजिकल असल्ट कर रही है, तो क्लाइंट क्या करेगा, वो भी ऐसे वर्ड यूज़ करेगा या उसका माल एडेप्टिव बिहेवियर क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एक नर्स को चाहिए कि वो अगर मेंटली इल पर्सन है और उसको रिस्ट्रेन करना पड़ रहा है या वायलेंट हो रहा है तो भी हमको उसके साथ ऐसा बिहेवियर या गलत एब्यूज़ वर्ड यूज़ नहीं करना है। तो एग्जांपल के लिए कि क्लाइंट वार्ड में बहुत वायलेंट हो जाता है तो एक नर्स क्या करेगी, अग्रेसिव बिहेवियर हो गया अगर क्लाइंट का, तो भी हमको क्या करना है, अग्रेसिव बिहेवियर नहीं करना है, नहीं तो पेशेंट का अग्रेशन क्या होगा और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हमारे थे बेसिक प्रिंसिपल। तो हमने कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल पढ़े। पहला बेसिक प्रिंसिपल हमारा था एक्सेप्ट द पेशेंट एज इन एंड बिहेव इज नॉन जजमेंटल एंड नॉन मैनिपुलेटिव अप्रोच। सेकेंड था फोकस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ पेशेंट। थर्ड था एक्टिव लिसनिंग। फोर्थ था यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज ए थेरेप्यूटिक टेक्निक। फिफ्थ था मेंटेनिंग थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप विद द पेशेंट। सिक्स्थ था कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर। सेवन्थ था स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू टॉकिंग। एट्थ था प्रोवाइड केयर द पेशेंट एज अ पर्सन एंड मेंटेन बेसिक नर्सिंग प्रिंसिपल। गिव नाइन्थ है गिव एक्सप्लेनेशन एज पेशेंट्स लेवल ऑन अंडरस्टैंडिंग। और टेंथ था अपना अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्सेस। थैंक यू।